दर्जी सास ने बनाया 100 बहुओं का लहंगा। लो ललिता बहू, जैसा तुमने कहा था बिल्कुल वैसे ही डिजाइन और नाप का लहंगा सिला है मैंने। फिर भी एक बार पहनकर तसल्ली कर लो, अगर ब्लाउज तंग हुआ तो लगे हाथ ठीक कर दूंगी। अरे माँ जी, एक पल को टेलर वाले की सिलाई में खोट हो सकती है, पर आपके बनाए लहंगे तो सबसे खूबसूरत होते हैं। बहुत ही बढ़िया कारीगरी की है। माँ जी, अब मेरे वाला लहंगा भी दे दो, कब से पल के बिछाए खड़ी हूँ। हाँ, चल बहू तनिक ठहरो। ऐसा बोलकर बूढ़ी शांति देवी सैकड़ों बिखरे हुए लहंगे के ढेर में से लहंगा ढूंढने लगती है। कहाँ चला गया लहंगा? अभी तो यहीं रखा था। पूरे के पूरे 100 के 100 लहंगे एकदम अस्त व्यस्त बिखरे पड़े हैं, अभी ढूंढ कर देती हूँ। शांति 100 लहंगों के बीच में से बहुत ही खूबसूरत डिजाइन वाला लहंगा निकालती है। हाँ, मिल गया। ये लो आंचल बहू, तुम्हारा रानी कलर का लहंगा। तुम्हारा रंग गेहुआ है ना, तो तुम पर इस रंग का लहंगा खूब खिलेगा। और वंदना बहू, ये लो तुम्हारा गुलाबी रंग का लहंगा। अरे वाह, ये गुलाबी रंग का लहंगा तो कितना शानदार लग रहा है, मेरा तो दिल अटक गया। और देखो मेरे लहंगे में तो कितनी महीन कढ़ाई की कारीगरी की है। ऐसे लहंगे तो अच्छे से अच्छे बुटीक वाले भी डिजाइन नहीं कर पाएंगे। वैसे सुरेखा, हमारी दर्जी सासू माँ की दाद तो देनी पड़ेगी। उन्होंने कितने कम समय में 100 बहुओं की 100 लहंगे तैयार करके सबका दिल रख लिया। सब कितनी खुश लग रही हैं। हमारी दर्जी सास का जवाब नहीं है। 100 बहू का लहंगा तैयार करना आम बात थोड़ी है। तो क्या शांति देवी 100 बहुओं की सास है? क्योंकि गरीब से खांचे के अंदर दर्जनों बहू की भीड़ लगी देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। तो चलिए देखते हैं। पता नहीं हमारे पति लोग भी कैसी सब्जी उठा लाते हैं। देखो जरा, आधे से ज्यादा बैंगन तो काने निकल गए। इतने थोड़ी सी बैंगन में किसका पेट भरेगा? मैं तो डेली ये काने बैंगन भिंडी खाकर बोर हो चुकी हूँ। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे इस घर में शादी करके मैंने अपनी किस्मत ही फोड़ ली। वैसे पूर्वी, तुमने शादी के लिए क्या लेने को सोचा है? मैंने तो डिसाइड कर लिया है, अपने भाई की शादी में लहंगा ही लूंगी। वो जो बाजार में लहंगे की दुकान है ना, वहीं से देखकर आई हूँ। 25,000 का शानदार लहंगा शादी में पहनूंगी तो सबकी नजर मुझ पर ही टिकी रह जाएगी। पूर्वी और मोनिका की बातें सुनकर गरीब नीलम, कंचन, सुरेखा आपस में बतियाने लगती हैं। देख रही हो जिज्जी, ये इस ठंड के मौसम में घर का खर्चा ही कठिनाई से चल रहा है और इन दोनों को लहंगे लेने की पड़ी है। मगर हम इन दोनों को कुछ बोल भी तो नहीं सकती। तुम्हें पता है ना, दोनों एक ही थाली की चट्टी बट्टी हैं। माँ जी देख लेंगी खुद ही। शाम को ठंड में थरथर कांपते हुए पांचों के पति घर आते हैं। एक पुराना सा खांचा ही ऐसे सर्द मौसम में इस गरीब परिवार का ठिकाना था, जहाँ गरीब बुढ़िया शांति अपने 5 बेटे बहू के साथ रहती थी। बेटे बिल्कुल भी पढ़े लिखे ना होने के कारण लेबर का काम करते थे। 3 बहुएं गरीब परिवारों से थी जो ससुराल की परिस्थितियों को समझती थी, जबकि 2 बहू मोनिका, पूर्वी महंगे शौक रखती थी। अरे बाप रे बाप, आज तो कड़कड़ाती ठंड थी। आ गए तुम 5 भाई। और ये क्या मनोज, तू एक पतले बूशर्ट में काम पर चला गया था, स्वेटर क्यों नहीं पहन कर गया? स्वेटर खरीदूंगा माँ, एक ही तो स्वेटर था मेरे पास, वो फट गया था। अरे तो मुझको दे देता, मैं उसे ठीक कर देती। फिलहाल तो बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना बन गया है माँ। हाँ, तुम लोग हाथ मुंह धो लो। कंचन, सुरेखा, नीलम बहू, खाना परोस दो। फिर 5 भाई परोसा गया रूखा सूखा खाते हैं और शांति बैठे बैठे अपने बेटे का फटा स्वेटर सुई धागे से ठीक करके दे देती है। मनोज, ये ले तेरा स्वेटर, मैंने सही कर दिया है। अरे वाह माँ, तुमने क्या कारीगरी की है, लगी नहीं रहा कि स्वेटर फटा भी था। अरे इसमें कोई खास थोड़ी किया है, जहाँ स्वेटर फटा था रफू करके ऊन से फूल बना दिया है। वाह माँ जी, कितनी सफाई से आपने फूल बनाया है। इतनी बारीकी से तो कोई दर्जी ही काम करता है। मंजली बहू सुरेखा की बात पर शांति मुस्कुरा कर बोलती है। अरे बहू, तुम्हारे ससुर जी के गुजर जाने के बाद ये दर्जी का काम करके ही तो मैंने अपने 5 बेटों को पाला पोसा था। लगभग 10 साल तक दर्जी का काम किया है मैंने। हाँ, तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया माँ जी। थोड़ा पढ़ा लिखा दिया होता तो आज आपके बच्चे थोड़े अच्छे पोस्ट पर होते। लेबर का काम नहीं कर रहे होते और ना ही हम बहुओं को अपनी छोटी छोटी इच्छाएं मारनी पड़ती। मोनिका की ताने भरी बातें शांति के दिल पर चाकू की तरह चुभती हैं। अरे मोनिका बहू, तुम ऐसा क्यों बोलती हो? क्या तुम्हें पेट भर कर खाने को नहीं मिलता है या सर पर छत नहीं है? पेट भरवाने और घर में रखने के अलावा भी एक औरत की ख्वाहिशें होती हैं।
पड़ोसन की बहू को देखकर हमारा भी मन करता है कि हम भी हजारों रुपए की महंगी साड़ियां जेवर पहने। और तुम मोहित जी, मेरे भाई की शादी को सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है। तुमने मुझे वादा किया था कि तुम मुझे मेरी भाई की शादी में लहंगा दिलवाओगे, तो मुझे किसी भी हाल में लहंगा चाहिए। गरीबी और तंगी भरे हालातों के चलते घर में अपनी दोनों बहू को झगड़ते देखकर शांति का मन चिंता में आ जाता है। इसी तरह से लगभग 4-5 दिन गुजर जाते हैं। पता नहीं मेरे माँ बाप ने क्या देखकर तुम जैसे गरीबजादे के पल्ले बांध दिया मुझको एक लहंगा भी नहीं दिला सकते। लानत है तुम पर। मोनिका, तुम देख तो रही हो, सर्दी के मौसम के चलते पहले ही काम धाम ठप पड़ा है। कर्ज लेकर तुम्हें लहंगा दिलाऊं क्या? कर्ज लेकर दिलाओ या अपनी किडनी बेचकर, जहां से मर्जी दिलाओ मुझे। मतलब ये सुनते ही खफा मिजाज में शांति कमरे में दाखिल हो जाती है। मोनिका बहू, तुम भी कुछ भी बोलने से पहले ना हो देखती हो, नता हो देखती हो। पति के किडनी बेचकर अगर लहंगा पहनोगी तो किस काम का श्रृंगार। खैर, तुम्हें लहंगा पहनना है ना, कल तक तुम्हें लहंगा मिल जाएगा। ऐसा बोलकर गरीब शांति कमरे से चली जाती है। अब चिंता ये थी कि शांति बहुओं को दिया वादा किस कदर पूरा करेगी। वो एक पुराना सा संदूक खोलती है जिसमें बहुत ही सुंदर डिजाइन की 2 साड़ी रखी हुई थी, जिसे सालों से शांति ने सहेज कर रखा था। अब मैं इसी से अपनी बहुओं के खातिर एकदम आला लहंगा बनाऊंगी। शांति ने अपनी पुरानी हाथ सिलाई मशीन निकाली और लहंगा सिलने बैठ गई और जी जान लगाकर बहुत ही शानदार डिजाइन वाला लहंगा बनाया। रात से सुबह कब गुजर गई पता ही नहीं चला। मोनिका बहू, पूर्वी बहू, ये लो तुम्हारा लहंगा। लहंगा देखकर दोनों बहुएं फूले नहीं समाई। अरे वाह सासू माँ, ये तो डिट्टो उसी डिजाइन का लहंगा है जो मैं हमेशा से खरीदना चाहती थी। हाँ, मेरा वाला भी लहंगा शानदार है। थैंक यू माँ जी। आपके पास पैसे कहाँ से आए? तभी दोनों का ध्यान सास की हाथों में लगे जख्मों पर गया। दोनों की आंखें आंसुओं से भीग गई। माँ जी, आपने हमारी खातिर ये लहंगा सिला है? अरे तो क्या हो गया अपनी बहू के खातिर, अगर मैं दर्जी सास इतना भी ना कर सकी तो। जहां लहंगा पाकर दोनों खुश थी, वहीं तीनों बहुओं के मन में भी उम्मीद लगी थी। माँ जी ने दोनों के लिए लहंगा बनाया है। मेरी भी तमन्ना है कि मैं एक दिन घेर वाला, कढ़ाई वाला भारी सा लहंगा पहनूं। इच्छा तो हम दोनों की भी है, मगर सबकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती है। अपनी तीनों गरीब बहुओं की इच्छाएं जानकर शांति नई तैयारी में जुट गई। उसके पास एक गुल्लक था जिसमें वो खर्च के अलावा बचे 10-20 रुपए डाला करती थी। कुल मिलाकर 1000 रुपए ही हैं। इतने में तो तीनों बहुओं के लहंगे का कपड़ा, गोटा, मोती, सितारा सब आ जाएगा। शांति कड़कड़ाती ठंड में बाजार चली जाती और लहंगा बनाने का सामान खरीद कर रात में फिर से तीनों के खातिर अलग अलग ब्लाउज के डिजाइन वाले, घेर वाले, गोटे वाले लहंगे तैयार करती है। अगली सुबह, कंचन, सुरेखा, नीलम बहू, यहाँ आओ मेरे पास, तुम्हारे लिए एक तोहफा है। कैसा तोहफा माँ जी? ये लो, तुम्हारी गरीब दर्जी सास की तरफ से तुम तीनों के खातिर लहंगा बनाया है। माँ जी, ये तो बहुत सुंदर है। धन्यवाद माँ जी, मगर आपको इतना कष्ट उठाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी बहुओं, आखिरकार तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो। तभी पड़ोसन की बहू वंदना उनके घर के आगे से गुजरते हुए लहंगे देखकर अंदर आ जाती है। अरे वाह शांति काकी, कितना प्यारा कढ़ाईदार लहंगा है। पता है, मैं तो पूरे बाजार में छान मार कर आ गई, ऐसा लहंगा कहीं नहीं मिला। आप मुझे बता दो ये लहंगा कौन सी दुकान से लाई हो? वंदना बहन, ये लहंगा हमारी दर्जी सास ने खुद अपने हाथों से हमारे लिए बनाया है। क्या सचमुच? काकी, तुम तो बड़ी कारीगर निकली। मेरी खातिर भी ऐसा ही बूटेदार लहंगा तैयार कर दो, जितना बोलोगी दे दूंगी। ठीक है वंदना बहू, तुम मुझे लहंगे का मखमली कपड़ा, सितारा, गोटा, लेस ये सब ला कर दे दो। अरे काकी, कपड़ा और बाकी का सामान भी आप अपने हिसाब किताब से ले आना। ये 10,000 रुपए रखो। इस तरह गरीब दर्जी सास बहू के लिए बनाए लहंगे में से उसकी कमाई का रास्ता भी खोल दिया। शांति ने रात भर बहुत ही शानदार लहंगा वंदना का बना दिया। देखते देखते अड़ोस पड़ोस के घरों की सैकड़ों बहुएं दर्जी शांति को लहंगे बनाने का ऑर्डर देती हैं। तो बोलो काकी, मुझे इसी डिजाइन का लहंगा बनाना है, कितना लोगी? चल बहू, जिसका जैसे डिजाइन का लहंगा होता है वैसे ही रेट लेती हो। तुम्हें जो ठीक लगे दे देना, नहीं भी दोगी तो चलेगा, तुम मेरी बहू जैसी हो। अरे काकी, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? पड़ोस के रिश्ते को परे रखो ना, तुम्हारी ना मेरी। मैं तुम्हें 8,000 रुपए दूंगी। इसी प्रकार से शांति 100 बहुओं के 100 लहंगे के ऑर्डर तैयार करने में जुट गई, जिसमें उसकी 5 बहू ने भी हाथ बटाया। कंचन सास को देखा देखी लहंगे की कटिंग करती और सुरेखा नीलम सिलाई चलाती। पूर्वी मोनिका लहंगे में मोती और सितार लगाने का काम करती। इसी तरह अपने एक छोटे से हुनर के दम पर गरीब दर्जी सास ने सफलता का मुकाम हासिल कर लिया।
काफी ठंडी हवा चल रही होती है और इस ठंड के मौसम में कांपते हुए नीतू अपनी सास और नंद के साथ घर में सिकुड़ते हुए बैठी थी। माँ जी, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है और ऊपर से हम लोगों के पास ना ठीक ठाक कपड़े हैं, न जलाने के लिए लकड़ियां हैं और ना ही खाने के लिए खाना। बहू, जो चीज मुझे पहले ही पता है तो वो क्यों बता रही है? मुझे भी अपने हालातों के लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अब हम क्या करें? माँ जी, आसपास आपने काम पता किया? कहीं किसी के घर में जरूरत है क्या काम करने वालों की? नहीं बहू, अभी तो कोई जरूरत नहीं है इनको बिना जरूरत होती है तो बुला लेते हैं, अब जरूरत नहीं है तो कोई पूछ भी नहीं रहा है। माँ जी कोई बात नहीं, आप यहीं रुकिए, मैं देख कर आती हूँ, कहीं से कोई काम मिल जाता है तो मैं वो कर लूंगी। नीतू आस पड़ोस में काम देखने जाती है, तभी पड़ोसन नीलम मिलती है। अरे नीतू, जरा सुनो। हाँ जी कहिए। अरे मैं क्या कह रही थी, मेरे घर पर ना कुछ दिनों के लिए मेहमान आने वाले हैं, यहीं पर रहेंगे भी। इतनी ज्यादा ठंड हो रही है, इस ठंड में ना मुझसे घर के काम होंगे और ना ही खाना बनाया जाएगा। तो मैं ये कह रही थी कि अगर तुम्हें कहीं काम नहीं कर रही हो तो कुछ दिन के लिए मेरे घर पर काम कर लो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी। क्या सच में? मैं तो घर में काम की तलाश में निकली थी और काम खुद से चलकर मेरे पास आ गया। इसका मतलब तुम काम करने के लिए तैयार हो ना? हाँ जी बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। आपको पता नहीं है लेकिन आपने मेरी कितनी मदद की है। नीतू काफी खुश हो जाती है और अपने घर पर जाकर सबको बताती है। पता नहीं कम उम्र में मेरा बेटा चल बसा, अगर आज मेरा बेटा होता तो घर के ऐसे हालात नहीं होते। अब तो मैं घर को लेकर हमेशा ही परेशान रहती हूँ। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, देखिए हर दिन एक सा नहीं होता है, आज नहीं तो कल हमारे भी दिन जरूर बदलेंगे। इसी के साथ अब नीतू उस घर में काम करने के लिए चली जाती है। कई दिन निकल जाते हैं, मेहमानों के जाने के बाद नीतू का काम भी छूट जाता है। ये काम भी चला गया, अब मैं क्या करूंगी? कुछ दिन तो घर के हालात सुधर गए, लेकिन अब वापस से पहले जैसे ही हो जाएंगे। काश वापस से मुझे कहीं कोई काम मिल जाए। नीतू उदासी से घर आती है तो देखती है वहाँ उसकी बुआ सास आई होती है। अरे नीतू बहू आ गई। मैं कब से आई हुई हूँ, मैं सोच रही थी कि नीतू बहू तो है ही नहीं। नमस्ते बुआ जी, दरअसल काम की वजह से मैं बाहर थी। आप कब आई? मुझे तो आए हुए समय हो गया और आज मैं यहाँ किसी काम से ही आई हूँ। अरे अब तक काम कर रही है, अब बता दो किस काम से आई हो? दरअसल शीतल के लिए बहुत ही अच्छे लड़के का रिश्ता मिला है। क्या मेरे लिए लड़का? लेकिन अभी तो हमारे घर के हालात ठीक नहीं है, ऐसे में मेरी शादी? देखो ऐसे लड़के बार बार नहीं मिलते हैं, पूरा परिवार अच्छा है, तुम लोगों के हालात तो वैसे भी खराब हैं। अगर शीतल की उस घर में शादी हो जाती है तो कम से कम शीतल की तो जिंदगी संवर जाएगी। तुम सही कह रही हो। अरे हम तो वैसे भी परेशानी में हैं और आज नहीं तो कल शीतल की शादी तो करनी ही है, तो अगर सही रिश्ता मिल गया, सब सही है, तो अभी क्यों नहीं कर सकते हम? माँ जी ये सही रहेगा। अरे हम लोग तो परेशानी में हैं, लेकिन शीतल क्यों परेशानी में रहे? बुआ जी आप रिश्ते के लिए बात आगे बढ़ा दीजिए। गायत्री और नीतू दोनों ही शादी के लिए अब लड़के वालों से बात करते हैं। देखिए बहन जी, हमें तो लड़की पसंद है, लेकिन हम ज्यादा कुछ नहीं कह रहे, लेकिन हम आपसे एक चीज की उम्मीद करते हैं कि हम जब बारात लेकर आए तो हमें किसी चीज की कमी न मिले। बहन जी आप चिंता मत कीजिए, हम हर चीज की पूरी तैयारी करके रखेंगे, आपको किसी चीज के लिए शिकायत का मौका नहीं देंगे। मैं भी आपसे यही उम्मीद करती हूँ। दरअसल आपको तो पता है कि हम कितने ऊंचे घराने से हैं, लड़की पसंद है हमें, इसलिए हम किसी चीज की डिमांड नहीं कर रहे हैं। हमने अमीरी गरीबी नहीं देखी, लेकिन अब अपनी इज्जत की भी तो बात होती है ना। 4 लोग आएंगे और 4 लोग सबसे पहले घर बार ही देखते हैं, लेकिन घर बार तो अगर अनदेखा किया जाए तो हम यही चाहेंगे कि शादी में किसी चीज की कोई कमी ना हो। भारती इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। भारती की बात सुनकर दोनों सास बहू परेशान हो जाती हैं। अब क्या होगा? हमने बोल तो दिया कि हम किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं और घर के हालात इतने अच्छे हैं नहीं कि हमें कोई कर्जा भी देगा। माँ जी हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, अभी शादी के समय है, लेकिन मैं अपनी ननद के लिए कुछ न कुछ तो करना चाहती हूँ। इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने नहीं दूंगी। हाँ बहू तो बिल्कुल सही कह रही है, एक बार हम पहले शादी की सारी चीजों में कितने पैसे लगेंगे ये देख लेते हैं। चल टेंट वाले से बात करके आते हैं। दोनों सास बहू टेंट वाले के पास जाते हैं, जहाँ काफी सारे टेंट बहुत गंदे पड़े थे। अरे इन टेंट को धोने के लिए भेज दो भाई,
हाँ जी बोलिए, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? दरअसल शादी में टेंट का खर्चा कितना होता है मुझे पता करना है। देखिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कितने वाला आप कितनी जगह में टेंट लगवा रहे हैं। 10,000, 20,000। क्या इतना महंगा? हाँ बिल्कुल। वैसे ये टेंट आप कहाँ धोने के लिए दोगे? देखिए आप कहीं बाहर दोगे, इससे अच्छा हमें धोने के लिए दे दीजिए, थोड़े कम पैसों में। बहू ये तो क्या कह रही है? माँ जी काम तो है नहीं, अगर हमें कपड़े धोने का भी काम मिल जाएगा तो बहुत होगा ना हमारे लिए। अगर आप लोगों को काम की जरूरत है तो ठीक है, मैं यहाँ पर इन सभी टेंट के 100 रुपए देता हूँ, आप 80 रुपए में कर दीजिए। ठीक है। इसी के साथ दोनों सास बहू अब कपड़े धोने का काम शुरू कर देती हैं। आस पड़ोस में भी हर जगह ये खबर फैला देती हैं। देखिए माता जी, आपके कपड़े धुलवाने हो तो हम दोनों सास बहू को बता दीजिएगा। हम गांव भर में सबके कपड़े धोते हैं, हम यही काम कर रहे हैं। हमारे पास काम नहीं था तो यही सही। अरे तुम दोनों सास बहू ने ये काम तो बहुत ही सही किया। मेरे घर में कपड़े काफी सारे जमा हो रखे हैं, तुम एक बार अंदर जाकर ले आओ। जी बिल्कुल। वैसे कितने पैसे लेते हो? जोड़ी के हिसाब से लेते हैं, एक जोड़ी कपड़े के 10 रुपए। इसी तरह सास बहू गांव में सबके कपड़े धोने लगती हैं। कुछ दिनों बाद ठिठुरते हुए दोनों सास बहू कपड़े धो रही होती हैं। बहू बहुत ज्यादा ठंड है, मेरे तो हाथ भी नहीं चल रहे हैं। माँ जी आप एक काम करिए, आराम कर लीजिए थोड़ी देर, तब तक मैं धो देती हूँ। नहीं बहू तू अकेले कैसे करेगी, मैं भी तेरे साथ धो रही हूँ ना। दोनों बातें करते हुए कपड़े धो रहे होते हैं, तभी नीतू को पैंट से 500 रुपए का नोट मिलता है। माँ जी ये देखिए, ये इस पैंट में 500 का नोट मिला है, हम इनको वापस कर देंगे। हाँ बहू बिल्कुल, कोई भी काम अगर हम ईमानदारी से नहीं करेंगे तो वो काम ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। नीतू तुरंत वो 500 का नोट लेकर रमा के घर जाती है। ये पैंट में 500 का नोट मिला, मैं वही देने आई हूँ। दोनों सास बहू ठंड में पूरे गांव के कपड़े धोकर अपना घर चला रही थी। कुछ दिनों बाद दोनों सास बहू कुछ पैसे जमा कर लेती हैं। बहू कुछ पैसे तो जमा हो गए हैं, शायद अब हम शादी के खर्च करने के लिए खुद को बांधेंगे नहीं। हाँ माँ जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, अभी तो 2 महीने और हैं, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा हो रही है, शरीर कांप जाता है। ठंड की वजह से दोनों सास बहू को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। तेज हवाएं चल रही होती हैं और नदी के पास कपड़े वो धो रही थी। बहू मुझसे नहीं हो पाएगा इतनी ठंड में काम। मैं बोल रही हूँ ना, आप बैठ जाइए, मैं काम कर लूंगी। और हाँ यहीं पर कुछ सूखी लकड़ी और पत्ती हैं, आग जला देती हूँ, आप थोड़ा हाथ सेक लीजिए। नीतू आग जलाकर कपड़े धोने लगती है। नीतू को कुर्ते की जेब में सोने का हार मिलता है। माँ जी ये देखिए सोने का हार। बहू तुरंत चल, वो इस हार को ढूंढ रहे होंगे, परेशान हो गए होंगे। दोनों सास बहू तुरंत सेठ के पास जाते हैं। सेठ जी ये आपके कपड़ों से सोने का हार मिला है। तुम दोनों तो गरीब हो, तुम्हें सोने का हार मिल गया था तो तुम उसे अपने पास भी तो रख सकते थे। लेकिन यह आपका है, आपने कितनी मेहनत से बनाया होगा, हम किसी की मेहनत को तो नहीं छीन सकते ना। मुझे नहीं पता कि इतनी ठंड में तुम खुद को कितनी परेशानियां देकर ये काम क्यों कर रही हो, लेकिन मैंने जितने लोगों से सुना है कि अपनी नंद की शादी के लिए तुम ये सब कर रही हो। दोनों सास बहू के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ कि इस शादी का सारा खर्चा मैं उठा लूं, और वैसे भी इस ईमानदारी के लिए इनाम भी बहुत कम होगा। नहीं नहीं आप क्या कह रहे हैं? मना मत कीजिएगा, क्योंकि मैं भी आपकी बेटी को अपनी बेटी की तरह ही मानता हूँ, इसीलिए मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ। इसी के साथ जो सबसे बड़ी समस्या थी वो भी हल हो जाती है और अब दोनों सास बहू गांव के कपड़े धोने का काम ही अच्छे से करने लगते हैं।